नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनुज वर्मा और स्वागत करता हूँ न्यूज़ मैंने चैनल पर, जहाँ आपको देखने को मिलती है देश और दुनिया की खबरें विद शॉर्ट एनालिसिस। शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के साथ, जो है कि सोलोमन आइलैंड पे अभी चाइना ने एक डील साइन की है एक सिक्योरिटी पैक्ट के साथ। अब पहली चीज़ जान लेते हैं कि आपने नाम पहली बार सुना होगा सोलोमन आइलैंड है क्या। तो बाकी डील तो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहली सोलोमन आइलैंड है कहाँ, तो पहले ये जान लेते हैं सोलोमन आइलैंड है कहाँ। देखिए, हम सब जानते हैं मैप के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो इंडिया के जब ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ चलते हैं तो हमें देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जब देखने को मिलता है तो उस ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट कहलाता है ये ओशियनिया कॉन्टिनेंट कहलाता है, ठीक है। सब कहते हैं ना ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ और भी कॉन्टिनेंट्स हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने आप में कंट्री भी है। तो ये पूरा कॉन्टिनेंट कहलाता है ओशियनिया। उस ओशियनिया के अंदर आपको एक ग्रुप्स मिलता है आइलैंड का। ये दिखाया ना आपको सोलोमन आइलैंड। चलिए इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं तो आपके सामने ये दिखाई देता है। जगह अभी दिखा होगा आपको पपुआ न्यू गिनिया, आपने नाम सुना होगा, ये देख लीजिए आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ देखने को मिला पपुआ न्यू गिनिया, उसके नीचे आपको देखने को मिलता है एक आइलैंड जिसका नाम है सोलोमन आइलैंड, जिसकी कैपिटल है होइनारा। तो इसके साथ डील साइन की है चाइना ने। अब आपके मन में फिर क्वेश्चन आएगा कि सर चाइना तो इतना ऊपर बैठा हुआ है, उसको यहाँ ज़रूरत क्या है। तो सिंपल आप ऐसे समझिए कि आप किसी शहर में रहते हैं और आप किसी और शहर के अंदर किसी व्यक्ति से रिलेशन बनाते हो, तो उसका मतलब क्या है, आपके लिंक बढ़ रहे हैं। आपको फ्यूचर में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसके घर की भी ज़रूरत पड़ती है, तो आप यूज़ कर सकते हो उसका घर किसी भी चीज़ के लिए। चाहे आप अपने मार्केटिंग के लिए यूज़ करो, चाहे या आप सिक्योरिटी के लिए यूज़ करो, या और किसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो आप। तो चाइना ने यहाँ पे डील साइन की है सिक्योरिटी की। अब चलते हैं अपनी डील पर कि है क्या। देखिए लिखा है, सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री ने बुधवार को पुष्टि ये की है कि उनकी सरकार ने चीन के साथ एक नए सुरक्षा समझौते पर साइन किए हैं। अब फिर क्वेश्चन आएगा, सर सुरक्षा समझौता क्या होता है। तो इसके लिए आप ऐसे समझिए कि आपने अपने किसी एक दोस्त के साथ या किसी पड़ोसी के साथ एक ऐसी डील साइन की है जिसमें सिक्योरिटी, अगर आपको किसी चीज़ की दिक्कत आती है, इन केस फ्यूचर में आपको किसी चीज़ की दिक्कत आती है, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो सिक्योरिटी पर्पज़ से। जो वेपन्स हैं उसके पर्पज़ से, टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं उसके पर्पज़ से, ये आप हेल्प ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर चाइना ने अपना फ़ायदा देखा है। यहाँ सोलोमन को कोई इतना फ़ायदा देखा नहीं है चाइना ने फ़ायदा ये देखा कि पैसिफिक ओशन के अंदर जहाँ पर ऑकुस बनाकर यूएसए चाइना को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। यानी ऑकुस एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, ये तीनों ने कोशिश की है कि पैसिफिक ओशन के अंदर चाइना को घेरा जाए। इसके अलावा और भी ग्रुप हैं जिसमें कोशिश की गई, जैसे एक नाम आता है, बड़ा नाम है क्वाड का, जिसमें इंडिया भी शामिल है। इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्वाड का ग्रुप बनाया चाइना को डिफेंड करने के लिए। इसीलिए पैसिफिक ओशन का जो है वो बहुत मैटर करता है। इसी पैसिफिक ओशन के अंदर चाइना को ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और यूएस अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक टाइम पर ऐसा हो जाएगा कि चाइना यहाँ से निकलने में बहुत दिक्कत करेगा। चाइना को अपना सामान ले आने में या किसी और चीज़ में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए चाइना अपने अपने रिलेशन बना रहा है, छोटी छोटी कंट्रीज़ को पैसा भी दे रहा है और फंसा रहा है डेप्टर पॉलिसी में, जिसमें वो पैसे तो देता है ब्याज के रूप में, कुछ कम अमाउंट में ब्याज देता है कि आप लीजिए, जितना आपको पैसा चाहिए हमसे लीजिए, लेकिन आपको जल्दी की जल्दी रिटर्न करना पड़ेगा, और जो रिटर्न नहीं कर पाएगा तो उसकी ज़मीन हम हड़प लेंगे। ये पॉलिसी है चाइना की। तो अभी जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, मनाशी सोगावारे, ये सोलोमन के राष्ट्रपति हैं, सॉरी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने अभी डील साइन की है सुरक्षा समझौते पर। तो ये आप खुद ऐसे समझ सकते हैं कि चाइना ने एक तरह से इस आइलैंड पर अपनी एक जो डिफेंस के लिए है एक कैंप तैयार कर लिया है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने इस चीज़ के लिए नाराज़गी जताई है और आशंका जताई है कि ये फ्यूचर में हमारे लिए दिक्कत करेगा। तो ये थी कुछ ऐसी न्यूज़ जो आपको बेसिक में समझनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, ये बहुत पावरफुल न्यूज़ है। इसको बोलूँगा क्योंकि रशिया ने अपनी सबसे पावरफुल मिसाइल, अगर रशिया की नहीं बोलूँगा, वर्ल्ड की सबसे पावरफुल मिसाइल बोलूँगा, जो अभी इसने टेस्ट कर ली है। ये कोई ऐसी वैसे मिसाइल नहीं है, ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। मतलब इसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब तक ले आया जा सकता है। ये वो मिसाइल है जो इसने टेस्ट कर दी है। इसका नाम है सरमत मिसाइल, ठीक है। बाकी नाटो कंट्रीज जो हैं उस मिसाइल को बोलती हैं सरमत नाम की मिसाइल। तो रशिया सक्सेसफुली लॉन्च इट्स इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल। यहाँ नाम लिखा आ रहा है इंटर कॉन्टिनेंटल, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मार करने वाली मिसाइल है ये कोई ऐसे मिसाइल नहीं कि यहाँ से उठाया और किसी पड़ोस वाले देश में फेंक दिया, नहीं। ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट फेंक सकती है, यानी कितने हज़ारों किलोमीटर तक दूर जा सकती है, आप इसका आइडिया लगा सकते हो।
जो अभी इसने हाल ही में टेस्ट कर लिया है और इसने दिखा दिया है, रशिया ने साफ साफ बोल दिया है कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते तो आपके सामने हमने टेस्ट दिखा दिया है। आगे बात करते हैं, तो ये जगह जो है उन्होंने यूज़ की है प्लास्टिक्स। तो मैंने आपको एक मैप दिखाया है, ये रशिया का मैप है और इसमें दिखाया गया है इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल जो है साइट्स हैं ये कहाँ कहाँ पर है। क्योंकि रशिया जो है पूरा का पूरा रशिया में हर जगह पे उसने अलग अलग अपनी ये कह सकते हैं टेस्ट लॉन्चिंग साइट्स बना रखी हैं। तो उसमें देखिए प्लेसिट्स और कूरा, चीज़ा और कापुस्तीन यार, ये सब आपको नाम दिए हैं मैंने, एक एग्जाम पर्पस के नहीं है, लेकिन आप समझ जाएं कि कहाँ कहाँ पर ये अपनी मिसाइल का टेस्ट करता है। ये मिसाइल का टेस्ट है, यहाँ पे इसने किया है प्लेसेट्स, बाल्टिक सी के पास। अब देखते हैं सर है क्या मिसाइल। रशिया टू टेस्ट सरमत ICBM इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल। इसका दूसरा नाम है सातन 2। ये है सातन 2, ये दोनों नाम से जानी जाती है, समरत और सातन 2 के नाम से। जो रशिया बोलती है इसे बोलती है सातन के नाम से, और बाकी नाटो जो ग्रुप है इसको मानते हैं समरत के नाम से। तो देख सकते हैं आपके सामने दिखा रहा है कि इसके अंदर देखिए, ये आपको दिखाई दे रही है, ये चीज़ दिखाई दे रही होगी, ये 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, ये लगभग 10 न्यूक्लियर वॉर हेड अपने साथ ले जा सकता है और एक टाइम पे अलग अलग जगह पे छोड़ सकता है। इसकी खास बात यह है, ये एक तो काफ़ी बड़ी है, जो वजन तक ले जा सकती है, 200 टन तक का वजन ले जा सकती है। आप इसकी देख सकते हो कि कितने बड़े ट्रक पे ले जाई जा रही है। इसके 3 स्टेजेस हैं जो चलने का काम करते हैं, पूरा का पूरा चलता फिरता ये रॉकेट ही है जो सैटेलाइट की तरह भेजा जाता है। तो ये वॉर न्यूक्लियर पावर हेड को ले जाने में सक्षम है। इतने 200 टन तक का इसका वेट है। इसकी स्पीड की बात करें तो लगभग 16,000 माइल पर आवर की स्पीड से चलती है। खास बात यह है कि किसी रडार के अंदर या किसी और भी एक ऐसी कोई हाईटेक टेक्नोलॉजी के अंदर भी इसका कोई पता नहीं चलता कि कहाँ से आई कहाँ चली गई। इसकी रेंज देख सकते हो 10,000 प्लस किलोमीटर की इसकी रेंज है और अभी सर्विस में आ चुकी है। और खास बात यह भी है कि रशिया ने इसे पहली बार यूज़ किया है, इससे पहले रशिया ने इसका टेस्ट भी नहीं किया था। तो इस यूक्रेन और रशिया के वॉर के अंदर इसने अपने बहुत सारी चीज़ें चेक कर चुकी हैं। तो देख सकते हैं, देखते हैं फ्यूचर में क्या क्या इसके काम आते हैं, फ्यूचर में क्या क्या देखने को मिलता है नया। ठीक है, अब इसके ऊपर बाकी लोगों ने क्वेश्चन किया यूएसए से कि यूएसए आप क्या कर रहे हो, रशिया ने तो टेस्ट कर लिया। तो रशिया के जो यूएसए के पेंटागन है जो, तो उन्होंने जवाब दिया है कि ये तो कोई बात नहीं, हमारे लिए कोई शौक की बात नहीं है, ये तो प्रॉपरली नोटिफाइड था, रूटीन था, जैसे टेस्ट करती हैं बाकी और कंट्रीज, इसने भी कर लिया, तो हमारे लिए कोई ऐसा सरप्राइज वाली बात नहीं है। तो रशिया किसी का भी टेस्ट करे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ऐसा कोई हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा रिएक्शन दिया है ये अमेरिका ने। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो दुधवा के अंदर, यानी यूपी के दुधवा के अंदर जो नेशनल पार्क है, वहाँ पर एक अपना एलिफेंट रिजर्व बनेगा। अब है क्या, आप ऐसा समझ लीजिए कि एलिफेंट रिजर्व जो है एक पर्टिकुलर एलिफेंट की रहने की जगह, जहाँ पर एलिफेंट का जितना भी है वहाँ संरक्षण किया जा सके, वहाँ उनको बचाया जा सके, वो एनवायरमेंट मिल सके। शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर हाथी रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व बनने वाला है, एलिफेंट रिजर्व। बता दें कि आप पूरे देश में 30 एलिफेंट रिजर्व हैं, उसमें से दूसरा जो है ये यूपी के अंदर होने वाला है, जिसे संयुक्त रूप से यूपी और उत्तराखंड दोनों ही मैनेज करेंगे, दोनों को इसको देखेंगे। अगर दुधवा की बात करें, दुधवा के अंदर तराई, देखो एग्जाम में याद करना, क्योंकि तराई आपसे पूछा सकता है कि तराई जो है कहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तराई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी एलिफेंट की जो सेंचुरी है कहाँ देखने को मिलेगी, तो आप बोल सकते हो कि यूपी के अंदर अभी ये नई इसका इनॉग्रेशन हुआ है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वो भी आपको देखने को मिलता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको यूपी में देखने को मिलता है। किशनपुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ यूपी में देखने को मिलती है। कार्तिना घाट वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी आपको देखने को मिलती है, ये इसी के अंदर आती है। उन्होंने ये भी कहा अभी कि हमें इससे फ़ायदा क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे ना केवल हम अपने एलिफेंट रिजर्व कर पाएंगे, बल्कि हम टाइगर प्रोजेक्ट जो हमारा चल रहा है उसको भी हम आगे ले जा पाएंगे। प्रोजेक्ट राइनो जो है उसका भी हम जानवरों का संरक्षण कर पाएंगे। एक चीज़ भी देखी गई कि हाथी से पहले क्या होता है ना, हाथी यूपी जो उत्तराखंड नेपाल वाला रास्ता है, इस रास्ते से पहले आया करते जाया करते थे। लेकिन अभी हाल ही के कुछ दिनों में देखा गया कि यहाँ पर हाथी जो हैं उनको दुधवा का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही पसंद आ रहा है, इसलिए वो वापस नहीं जा रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि हम यहाँ पर हाथियों का एक कंजर्वेशन पार्क बना सकते हैं, यानी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना सकते हैं, जिससे हम हाथियों को रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अपने जानवरों को बचाना। पिछले कई सालों में देखा गया है कि ये घूमने वाले हाथी यहाँ लंबे समय तक रहने में और दुधवा के निवासी जानवर बनने का विकल्प बन चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें कि अभी पर बॉइल्ड राइस जो है इसे सेंटर ने परचेज करने से मना कर दिया है। अब सर ये है क्या, पर बॉइल्ड राइस क्या होता है? राइस तो सुना था क्या होता है, लेकिन पर बॉइल्ड राइस क्या है? तो आप ऐसे कह सकते हो उबला हुआ चावल।
चर्चा में क्यों है, पहले चर्चा में जा जाते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो चंद्रशेखर राव जी हैं, उनके मंत्रिमंडल ने एक समान धान खरीद नीति की मांग करते हुए तेलंगाना हाउस में धरना दे दिया, मतलब वहाँ पर प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट करते हुए उन्होंने ये बोला है कि सरकार ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने उबले हुए चावल यानी परबॉइल्ड राइस को खरीदने से मना कर दिया है और बोल दिया है कि हम इसका अब स्टॉक करते हैं। तेलंगाना के पास अब तक का सबसे बड़ा स्टॉक रखा हुआ है इस चावल का, अब रखा रहेगा तो क्या होगा, वो खराब ही हो जाएगा। तो इसीलिए अपने जगह के लोगों की सेफ्टी के लिए, अपना चावल को बेचने के लिए उसने ये प्रोटेस्ट करना चालू किया। अब गवर्नमेंट ने क्यों मना किया है इसको पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं परबॉइल्ड राइस है क्या। ये है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यस, परबॉइल्ड राइस है क्या। देखिए, परबॉइल का मतलब होता है आंशिक रूप से उबाल कर पकाया गया। आपको कहो सर ये क्या बोल दिया आपने, ये मतलब पार्शली उबला हुआ, आपने पूरा उबाला नहीं है लेकिन उसे पार्शली उबाल दिया। जैसे चावल आता है, धान से चावल निकल के आया, उसे आपने थोड़ा कुछ देर के लिए, क्योंकि अभी इसमें बताऊंगा आपको, लगभग कुछ देर के लिए भिगो कर उसे उबाल दिया, उबाल कर उसे ऐसे ही पैक कर दिया। अब इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। हमको लगता है ना कि नुकसान है, बहुत फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा ही बताऊंगा आगे और इसके नुकसान ही बताऊंगा आगे। तो इस प्रकार उबले हुए चावल को अभिव्यक्ति कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं दी गई है। हुआ कि इसकी प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि जो चावल आता है इसको 8 घंटे तक भिगोया जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पर, उसके बाद 3 घंटे का गर्म पानी में उबाला जाता है, फिर उसे निकालने के बाद 20 मिनट के लिए सुखा दिया जाता है, यानी स्टीम करके उसको सुखा दिया जाता है। ये इसका प्रोसेस है। इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि इसको फ़ायदा आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपके मन में ये आएगा इससे फ़ायदा क्या है सर, बता तो दिया, लेकिन फ़ायदा ये है। देखिए, इसको हल्का उबालने से पहली चीज़ तो जाती है कि टूटने के जो चांसेस होते हैं बहुत कम हो जाते हैं। देखा होगा आपने कि चावल के टुकड़े हो जाते हैं, ग्री बन जाती है, फिर वो खिचड़ी बनाने में काम आता है। तो लेकिन ये चावल जो है ये टूटता नहीं है आसानी से, थोड़ा सा अच्छा मजबूत हो जाता है। दूसरा, इसको उबालने से इसके पोषक तत्व जो है ना वो बढ़ जाते हैं, इसके अंदर जो कैपेसिटी है मिनरल्स की वो बढ़ जाती है। तीसरा, इसके उबालने से जो इसमें कीड़े और फंगस लगने के चांसेस होते हैं वो बहुत मिनिमल हो जाते हैं, इसमें फिर ख़राब होने के चांसेस नहीं रहते। नुकसान जो है वो चावल जो है गहरे रंग का हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। दूसरा, ये ज़्यादा देर तक अगर भिगो दें तो इसके अंदर से फॉल स्मेल आती है, मतलब एक थोड़ी सी गंदी स्मेल आती है। और तीसरा नुकसान जो है सर, इसका इन्वेस्टमेंट बहुत मोटा है, मतलब आपको पूरा का पूरा सेटअप लगाना पड़ेगा, उबालने के लिए मशीन लगानी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली बात है, ये सेटअप ऐसा है। ये एक्चुअली चावल जो है इतना हर जगह पे यूज़ नहीं होता है, ये अपने देश में एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन अब सेंटर ने मना क्यों किया, तो इसका सिंपल सा आंसर दिया गया है कि सेंटर कहता है कि हमारे पास चावल जो है ये अभी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ पड़ा है, तो हम अभी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से हमें परचेज़ नहीं कर सकते, हमारे पास अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है खरीदने की। आप इसको रख लीजिए, स्टोर हाउस में संभाल के रख लीजिए। लेकिन बाकी स्टेट गवर्नमेंट बोलती है हम स्टोर हाउस में सामान रखेंगे, संभाल के रखेंगे, तो ये ख़राब हो जाएगा। तो यही इसकी छोटी सी न्यूज़ थी। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। अभी 40th एडिशन ऑफ हुनर हाट जो मुंबई के अंदर स्टार्ट किया गया है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, क्योंकि कई बार ये दिल्ली में लगता है। एक मेला है जो दिखाता है लोगों के हुनर के बारे में, कि लोगों के पास क्या क्या हुनर है, तो एक उनके नाम पे एक मेला लगाया जाता है। तो हुनर हाट जो है मुंबई में मेला स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, अभी एक नई एक्सरसाइज चल रही है। ये एक्सरसाइज का नाम है नाट पोल रेक्स। ये देख सकते हो, नाट पोल रेक्स 3rd एक्सरसाइज है। आपसे है क्या, तो इसका आप फुल फॉर्म जान लीजिए, नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। ये 2 दिन की एक्सरसाइज है और ये 8 टाइम्स हो रही है, मतलब ये 8वीं बार हो रही है, और हो रही है गोवा के मोरगांव पोर्ट पर। ये आपको ये भी याद रखना चाहिए इसका कि गोवा के अंदर कौन सा पोर्ट है, मोरमुगांव पोर्ट। अब खास बात क्या है इस एक्सरसाइज की, इस एक्सरसाइज के अंदर प्लान किया जाता है कि अपने देश में या किसी भी देश के अंदर, हमने देखा होगा समुद्र के अंदर तेल बिखर जाता है या और भी कोई डिजास्टर आ जाता है समुद्र से रिलेटेड, जिससे क्या होता है समुद्र के साथ साथ जो हमारे मराइन सिस्टम है वो भी पूरा का पूरा तहस नहस हो जाता है। उस चीज़ को रोकने के लिए, उस चीज़ के बचाव के लिए ये एक्सरसाइज की गई है, ताकि फ्यूचर में कोई ऐसी घटना घट जाती है, क्योंकि हाल ही में कुछ काफ़ी घटना देखी गई हैं जिसमें समुद्र के अंदर तेल बिखर जाता है। इसकी वजह से नुकसान क्या होता है तो देख सकते हो, अगर समुद्र में तेल बिखर जाएगा तो क्या होगा, समुद्र के ऊपर एक लेयर बन जाएगी ऑयल की, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सनलाइट है वो रेज, सनलाइट जो है वो पानी के अंदर नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से अंदर रहने वाले जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या होगा, उन्हें फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, खाना नहीं बना पाएंगे। इस वजह से O2 भी क्या है, नहीं बनेगी। O2 नहीं बनेगी तो यहाँ पर रहने वाले जितने भी जीव हैं, यानी जितनी भी फिशेज़ हैं या और भी जो जीव हैं वो मर जाएंगे, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। वो मर जाएंगे तो भैया और भी चीज़ नुकसान हो जाएगा। जो हमारे फिशरमैन हैं, जो और बाकी जो लोग डिपेंडेंट हैं हमारे ओशन पे या सी पे या फिशरीज़ पे डिपेंड है, उनका भी लाइफ जो है वो भी ख़राब होने लगेगी। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। हमको लगता है कि छोटी सी दिक्कत है, समुद्र में तेल ही तो बिखरा है, बिखरने दो,
लेकिन इससे बहुत नुकसान होता है, पूरा का पूरा हमारा जो इकोसिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर 85 पार्टिसिपेंट कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। 50 एजेंसी हैं, 29 ऑब्जर्व कंट्री हैं, 22 फ्रेंड फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जिसमें बांग्लादेश और अपना श्रीलंका भी शामिल है, और बाकी हमारे 2 कोस्ट गार्ड भी इसमें शामिल हैं। नेट पोलर एक्सरसाइज आपने पढ़ लिया है। इसका काम मेन एम यही है कि नेशनल ऑयल स्पिलेज डिजास्टर जो कंटीजेंसी प्लान है उसको आगे बढ़ाया जाए। कहीं भी ऐसी घटना होती है तो उसको कैसे टैकल किया जाए, इसका ये प्लान रह गया है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं कि नेक्सो और मास्टर कार्ड इन दोनों ने मिलकर एक पहली बार क्रिप्टो के लिए एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अभी तक आपने सुना था क्रेडिट कार्ड होता है पैसों के लिए कि आपको पैसे इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया और बैंक से बाद में अपने पैसे देते रहना। अब यहाँ इन्होंने यूज़ किया है पहली बार एक क्रिप्टो के लिए क्रेडिट कार्ड। मतलब आपको क्रिप्टो खरीदना है तो जो जनरली क्या होता है, लोग अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करके क्रिप्टो को ही बेचकर दूसरा क्रिप्टो खरीद लेते हैं। जैसे सपोज करो कि मुझे कोई क्रिप्टो परचेज करना है और मैंने अपना पहला कोई क्रिप्टो है उसमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो मैंने उसको बेच दिया और दूसरा खरीदा, यानी मैंने एक सर्कुलर कर दिया, उसी पैसे को घुमा दिया। लेकिन यहाँ पर इस जो नेक्सो है और मास्टर कार्ड है, इन्होंने दोनों ने साथ में कोलैबोरेट करते हुए एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसका मेन मोटिव यही है कि जो लोग क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं वो अलग से पैसा उनके पास अगर नहीं है अभी तो बाद में पे कर दें, आप इस कार्ड के थ्रू क्या कहते हैं आप खरीद सकते हैं। इस कार्ड की खास बात उन्होंने ये भी बोली है कि जितना पैसा इसका है आप एक बार में 90% यूज़ कर सकते हो, कोई आपको ऐसा चार्ज देना नहीं है, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। लगभग 20,000 की शायद 20,000 रुपीज़ या के अराउंड ही इसका अभी दिया हुआ है, इसमें एग्जैक्ट नहीं हूँ मैं अभी, शायद पीछे लिखा है, इसमें लिखा नहीं है। 20,000 रुपीज़ या डॉलर है, इतना आप यूज़ कर सकते हो। डॉलर नहीं है, 20,000 रुपीज़ ही है जिसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो ना, उसका 90% आप एक बार में यूज़ कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं देना, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। ये केवल लोगों के बीच में क्रिप्टो खरीदने के लिए एक प्रोत्साहन देने के लिए है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। इंडिया का पहला प्योर हाइड्रोजन ग्रीन प्लांट जो है वो जोरहाट आसाम के अंदर लॉन्च किया गया है, अभी तक का पहला है, जिसमें बनाया जाएगा हाइड्रोजन ग्रीन गैस बनाई जाएगी। अभी हमने कुछ दिन पहले न्यूज़ सुनी थी ना कि केंद्रीय मंत्री जो थे वो लेके आए थे एक ग्रीन कार लेके आए थे टोयोटा की, आप सबको याद हो। अब उस ग्रीन जो कार है यानी उसके अंदर हाइड्रोजन का यूज़ होगा। अभी इलेक्ट्रिसिटी का आपने नाम सुन लिया था, आपने पेट्रोल सुन लिया, डीजल सुन लिया, इलेक्ट्रिसिटी सुन लिया। अब इलेक्ट्रिसिटी को भी उन्होंने कहा है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन पे शिफ्ट करेंगे, यानी हाइड्रोजन का यूज़ करके हम अपनी व्हीकल चलाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा बहुत अच्छा फ्यूल है। तो यहाँ इन्होंने लिखा है ऑयल इंडिया लिमिटेड हैज़ टेकन द फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द ग्रीन प्लांट इकोनॉमिक इन इंडिया, जिसमें इन्होंने कमीशन किया है। पहली बार ये है 99.99% है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन बनेगी इस चीज़ से। मतलब सर ग्रीन है मतलब इससे हाइड्रोजन बनाने में कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होगा। आप ऐसे समझिए जैसे मैंने सपोज कि मैंने आपको बोला इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, आपने कहा ठीक है, तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए क्या किया, मैंने कोयला जलाया। अब मैंने कोयला जलाया और इलेक्ट्रिसिटी बना ली। आपको लगा यस हमने तो इलेक्ट्रिसिटी बना ली, लेकिन आपने देखी ना कोयला जो जलाया जो थर्मल पावर प्लांट के अंदर, उससे क्या निकला, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकला नहीं निकला, कार्बन निकला नहीं है, सॉरी कार्बन निकला नहीं निकला। उस कार्बन की वजह से क्या होगा, एनवायरमेंट खराब होगा। लेकिन इस ग्रीन प्लांट के अंदर उन्होंने बोला है कि हम कोई भी ऐसा प्रोसेस यूज़ नहीं करेंगे जिससे कार्बन निकले, हम प्रोसेस यूज़ करेंगे हाइड्रोलाइसिस का। हाइड्रोलाइसिस क्या है, आपके सामने एक फ़ोटो दिखाई दे रहा है, मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ तो आपको शायद ये दिख जाएगा। देखिए इस प्रोसेस का है क्या, ये प्रोसेस तरीका है और ये काफ़ी अच्छा तरीका है। देखिए इस तरीके को देख सकते हो। इसमें क्या होता है, एक तरफ से पानी निकाला, जो एक मेम्ब्रेन बनाई गई है, एनोड और कैथोड की लेयर लगा के बीच में मेम्ब्रेन लगा के पानी पास किया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, पानी एनोड से पास हो जाता है, लेकिन जैसे ही कैथोड के पास जाता है वहाँ से इसके अंदर हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग हो जाते हैं और OH के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं। OH के मॉलिक्यूल्स वापस मेम्ब्रेन के अंदर आ जाते हैं और हाइड्रोजन के जो H2 है केवल वो अलग होकर चले जाता है। हमें इसी का तो यूज़ करना था H2 का, हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया किस चीज़ के लिए, हाइड्रोजन बनाने के लिए। और अब फिर अब मन में फिर क्वेश्चन आता है कि सर इलेक्ट्रिसिटी कैसे आएगी, वो भी तो कार्बन से बनेगी, वो भी कोयले जलेगा। लेकिन यहाँ ये बोल दिया गया है जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी वो बनेगी सोलर पावर प्लांट से, तो उसमें कोई एमिशन होगा ही नहीं। तो इसलिए 99.99% जो है वो प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट है। ठीक है, यहाँ आप पढ़ के सकते हो कि 500 किलोवाट सोलर प्लांट से ये आपका यूज़ होगा। और ये टेक्नोलॉजी आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी, ये आप फ्यूचर में आपको हेल्प करेगा किसी भी एग्जाम में बैठ के या किसी को क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए या किसी के सामने बताने के लिए कि आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन जो है उसका प्रोसेस किया जा रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। आज की न्यूज़ इतनी थी। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव नाइस डे। लाइक और शेयर करना ना भूलें।